नमस्कार। आज यूपीएससी के लिए इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। आप लोग 32,37,263 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत भारत को पुराणों एवं महाकाव्यों में भारतवर्ष कहा गया है। इसे यूनानियों ने इंडिया, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान तथा जैनियों ने जम्बू द्वीप कहा। ऐसा माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। पहला साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं: धार्मिक साहित्यिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण एवं ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ आते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ इत्यादि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत तथा जैन एवं बौद्ध रचनाएं ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत आती है। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है जिनका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया है। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,462 मंत्र तथा 228 सूक्त हैं। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान इसका दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। सब पहले एवं 10वें मंडलों को बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस की चर्चा है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र वामनावतार का उल्लेख इसी वेद में आया है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। इसकी कुल 1549 श्लोकों में से मात्र 75 ही नए हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद्य दोनों में है। इसमें यज्ञों की नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन मिलता है। यह वेद 2 भागों में है: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की रचयिता वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, अतः इसे वाजसेनयी संहिता भी कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 ऋचाएँ, 5,987 मंत्र हैं। इसका मुख्य विषय तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, प्रेम, विवाह, राजकर्म इत्यादि है। ब्राह्मण सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं जो वेदों की सरल या गद्यात्मक व्याख्या है। ऋषियों द्वारा रचित ये ब्राह्मण कर्मकांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं। वेदांग वेदों का अर्थ ठीक से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं तथा ज्योतिष। अरण्यक जंगलों में लिखे जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। इनका विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। इसकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई। उपनिषद ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग है जिनमें अध्यात्मक तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 10 और 108 है। शुद्ध साहित्य इनमें मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था, सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। इसकी संख्या 3 है: स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्र। स्मृतियाँ इनकी रचना सूत्रों के बाद हुई। मनुष्य के पूरे जीवन काल में संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति के प्रमुख भाष्यकार मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट और गोविंदराज तथा याज्ञवल्क्य
याज्ञवल्क्य, स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर, विश्व रूप अपरार्क आदि हैं। मनु स्मृति तथा ज्ञाकल्प स्मृति सबसे प्राचीन है महाकाव्य। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृति में पहली दूसरी सदी के दौरान रामायण की रचना की थी। प्रारंभ में इनमें 600 श्लोक थे, जो कालांतर में 1200 और फिर 2400 हो गए। 2400 श्लोकों होने के कारण इसे चतुर्विंश संहिता भी कहा जाता है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है: बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तरकांड। महाभारत की रचना 4वीं सदी में महर्षि व्यास ने की थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। श्लोकों की संख्या 2400 होने पर इसे भारत कहा जाने लगा तथा गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख होने पर इसे महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है: आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक, स्वर्गारोहण। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशवलायन गृह सूत्र में मिलता है। पुराण की रचना 5वीं सदी में ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी के मध्य हुई थी। सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण है तथा विष्णु, मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण ऐतिहासिक महत्व के हैं, जिनमें राजाओं के वंशावलियाँ मिलती हैं। मत्स्य पुराण से सातवाहन, विष्णु पुराण से मौर्य तथा वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती से तथा अग्नि पुराण तंत्रिक पद्धति से संबंधित है। गणेश पूजा का प्रथम उल्लेख अग्नि पुराण में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है: ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मा, वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण। बौद्ध साहित्य। जातक तथा पीटक बौद्ध साहित्यों के प्रमुख भाग हैं। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित लगभग 550 कहानियाँ हैं, जिनसे ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद हुई। पिटक तीन हैं: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पिटकों से ईसा पूर्व शताब्दी के भारत के सामाजिक धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। जैन साहित्य। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। इसमें महावीर के सिद्धांत संग्रहित है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन ईसा की 6ठी सदी में वल्लभी में किया गया था। भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, आवश्यक चूर्णी, भद्रबाहु चरित इत्यादि महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित कहा जाता है। धर्मेतर साहित्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य शासन के आदर्श और परिस्थिति तथा विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव के कथा सरिता सागर से मौर्यकालीन घटनाओं का पता चलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी
व्याकरण ग्रंथ से 5वीं सदी ईसा पूर्व के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्निमित्र से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शूद्रक के मृच्छ कटिकम तथा दंडी के 10 कुमार चरित्र में गुप्तकालीन समाज का चित्रण प्राप्त होता है। कालिदास के रघुवंशम से समुद्रगुप्त की दिग्विजय तथा क्षेमचंद्र की बृहद कथा मंजरी एवं सोमदेव के कथा सरिता सागर से विक्रमादित्य की परंपराओं का पता चलता है। हर्षचरित से हर्ष की उपलब्धियों का गौरवाहों वाक्पतिकृत से कन्नौज शासक यशोवर्मन का तथा विल्हन के विक्रमादेव चरित से कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय षष्ठ की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। जननायक के पृथ्वीराज विजय से पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का पता चलता है। कल्हण की राजतरंगिणी भारतीय इतिहास का पहला प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे 12वीं सदी में लिखा गया। इसे 8 तरंगों में विभाजित किया गया। संगम साहित्य से दक्षिण भारत के शासकों चोल, चेर, पांड्य के समय समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत इस प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला इत्यादि आते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र तथा इनकी और दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। यह अभिलेख मोहरों, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, मंदिर के दीवारों आदि पर प्राप्त होते हैं। इनकी भाषा प्राकृत, पाली, संस्कृत तथा दक्षिण भाषाएं हैं। कुछ अभिलेखों की भाषाएं द्विभाषी तथा विदेशी भी हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से प्राप्त है, जो लगभग 250 ईसा पूर्व के हैं, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिनका समय 1400 ईसा पूर्व है तथा जिन पर इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ईरान से प्राप्त नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी मिलती है। सीरिया से प्राप्त मितनी अभिलेख तथा ईरान से प्राप्त कसाइट अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस को 1837 में ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों का पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। अभिलेख का प्रमुख शासक हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन, नासिक गोहलेख, गौतमीपुर सातकर्णी, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, मंदसौर अभिलेख, यशोवर्मन, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, ग्वालियर अभिलेख, भोज, देवपारा अभिलेख, विजयसेन। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा की 2री सदी से मिलने लगता है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो 150 ईस्वी तक का है, संस्कृत में लिखा
पहला अभिलेख है। सिक्के मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत सिक्के का अध्ययन किया जाता है। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और प्लेटिन के प्राप्त होते हैं। महानतम सिक्कों पर कोई लेख नहीं है, केवल चिन्ह अंकित हैं जो आहत एवं पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश मगध से प्राप्त हुई है। अन्य पुरातात्विक साधन स्मारक को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, देशी तथा विदेशी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर आदि देशी स्मारक हैं, जबकि जावा का बोरोबुदुर मंदिर, कंबोडिया का अंकोरावाट मंदिर, बाली से प्राप्त मूर्तियाँ विदेशी स्मारक हैं। बोर्नियो के मकरान से प्राप्त मूर्तियों पर अंकित तिथियाँ कालक्रम निर्धारण से विशिष्ट योगदान देती हैं। गांधार तथा मथुरा कला मूर्तिकला की प्रमुख शैलियाँ थीं। भरहुत, सारनाथ, बोधगया एवं अमरावती मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। भीमबेटका का गुफा चित्र एक प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, जिससे पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश पड़ता है। बाघ तथा अजंता की उन्नत गुफाओं से गुफा चित्रों से गुप्त काल की उन्नत संस्कृतियों का दशा का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण। यूनानी एवं रोमन लेखक हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। इसका विवरण अनुश्रुतियों पर आधारित है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। टीसीयम यह ईरान का राजवैद्य था। इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय है। निआकर्स, एनिसिस्टिटस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे। मेगास्थनीज यह सेल्युकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अपनी पुस्तक इंडिका में इसने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायमेकस यह सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। टॉलमी इसने 2री सदी में ज्योग्राफी की रचना की। प्लिनी से नेचुरल हिस्टोरिका लिखी, जिसमें भारतीय खनिज पदार्थों, पशुओं, पेड़ पौधों आदि के बारे में विवरण प्राप्त होता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। यह लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के बारे में लिखा है। चीनी लेखक फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसकी रचना फो क्योंकि में गुप्त काल में भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति तथा बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण प्राप्त होता है। सुंगयून यह 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्रित की। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आए ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सी युकी में तत्कालीन भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का विवरण मिलता है। वह सर्वप्रथम भारत के कपिसा राज्य में पहुंचा। वह 15 वर्षों तक भारत में रहा। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसके यात्रा वृत्तांत सी युकी में एसवर्ती देशों का विवरण प्राप्त होता है। इसके अनुसार सिंध का राज शूद्र था।
इति संग यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। मतावलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान तथा चाओ जो हुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। अलबरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। इसने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद कृति की रचना की। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। सुलेमान इसे पाल प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा। यह 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था। अलमसूदी इसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता का वर्णन किया है। अन्य लेखक तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ की रचनाओं में केंगुर तथा तंगुर में प्राचीन भारतीय इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। धन्यवाद। यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर पढ़ा ऐतिहासिक काल चालू करेंगे।